वर्तमान समय में देखा जाए सर, इंस्टाग्राम रील का ज़माना चल रहा है, वीडियोज़ का ज़माना चल रहा है, ऑडियोज़ का ज़माना चल रहा है। लेखन में जो अध्ययन किताबों का जो अध्ययन था, उसमें जो कमी आई है, उसके दूरगामी प्रभाव क्या है और उसमें कमी आने का कारण क्या है? मोबाइल आने के बाद लेखन से किताबों से दूर जाने लगे। नमस्कार, आज हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक और हिंदुस्तानी पत्रिका के पूर्व संपादक और सरस्वती पत्रिका के वर्तमान संपादक, विद्वान व्यक्तित्व आदरणीय रविनंदन सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, हम आपका आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। चर्चा के विषय में, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं और प्रयागराज की ये साहित्यिक धरा है, इस धरा पर न जाने कितने बड़े बड़े साहित्यकारों का जन्म हुआ और साहित्य में रुचि आपकी बहुत अधिक रही है बचपन से, ऐसा आपके विषय में पता है मुझे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे, पहला सुझाव आपसे, पहली बात ये है आपसे कि सर, प्रयागराज में साहित्य का स्वर्णिम इतिहास जो रहा है, स्वर्णिम अतीत जो रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? शिवम, 1920 से 1980 तक प्रयागराज साहित्य का मक्का माना जाता था। क्या बात, साहित्य की, हिंदी साहित्य की राजधानी थी। और जितने भी आंदोलन थे 1920 बने, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद की जो साहित्यिक धारा है वो प्रयागराज से गुजर के स्पष्ट करके ही जो है आगे बढ़ती है। पूरे हिंदी साहित्य, ये सारे काव्य आंदोलन लगभग यहीं से शुरू होते हैं। छायावाद के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, यहाँ तक कि अज्ञे जी यहीं से प्रतीक का संपादन कर रहे हैं। तो प्रयाग एक समय ऐसा था 1980 तक ये साहित्य की राजधानी माना जाता था और अनेक गतिविधियां, अनेक पत्रिकाएं प्रयागराज से निकला करती थी। और बाद में 80 के बाद धीरे धीरे विकेंद्रीकरण हो गया, अन्य शहरों में भी साहित्य केंद्र बन गए और विशेष रूप से दिल्ली की तरफ लोगों का, क्योंकि राजधानी होने की वजह से लोग दिल्ली की तरफ चले गए। सर, इसमें ही थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ सर कि प्रयागराज साहित्य की पीठ बनी, साहित्यिक धरा कही जाती है। सर, ऐसा क्या अलग है अन्य शहरों से, भारत के अन्य शहरों से? ऐसा इस शहर में क्या अलग है? लोग कहते हैं इस मिट्टी की तासीर अलग है, कुछ अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं लोग। आपकी नज़र में ऐसा क्या अलग है सर कि ये अलग साहित्यकारों को जन्म? हाँ, मिट्टी, मैं तो उन सब चीज़ों को नहीं मानता, मिट्टी की तासीर। साहित्यकार तो कहीं भी पनप सकता है, किसी भी जगह। और आप देखिए, रेणु गांव में पैदा हो गए, प्रेमचंद तो सभी पूरे सर्विस पीरियड में भटकते रहे यहाँ से वहाँ, उनका तो कोई एक स्थान पर रहना नहीं हुआ, लेकिन बड़ा साहित्यकार। तुलसीदास भी भटकते रहे, कभी काशी, कभी अयोध्या, चित्रकूट, बांदा, लेकिन बड़े रचनाकार हैं। तो बात मिट्टी की नहीं है, लेकिन प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था 1918 के पहले, ये प्रयागराज का महत्व यह था कि यह एक धार्मिक स्थान के रूप में तो बहुत पहले से ही प्रसिद्ध रहा। और धार्मिक स्थान कहा जाता है कि शहर तो ये अकबर के आने के बाद बना, किला के बाद ये शहर बना। उसके पहले बस्तियां थी, यमुना किनारे थी, गंगा किनारे थी, लेकिन नगर के रूप में नहीं था। नगर कहाँ था? कौशाम्बी, इधर काशी। प्रयाग नगर नहीं था, प्रयाग धार्मिक स्थान। और इस नाते लोग आते गए भक्ति काल में, जैसे चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य आए और यहीं रुके, और दोनों की मुलाकातें, ये चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट पर रुके थे और वल्लभाचार्य की गद्दी अरैल में थी, सोमेश्वरनाथ मंदिर के पास। चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए अरैल पार करके नाव से वो वल्लभाचार्य से मिलने जाते थे। तो इस तरह संगम था। उसके पहले शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट यहीं आत्मदाह करने जा रहे थे अपना, और उसी समय शंकराचार्य उनको खोजते हुए पहुंचे जहां आज शंकर विमान मंडपम मंदिर है, वही स्थान है। वहां बाहर लिखा भी है, कुमारिल भट्ट वहीं पर
आत्मदाह, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोला था। सर ये रोचक तथ्य है, इसको बहुत हाँ, कम लोग जानते बहुत हैं। कम लोग जानते हैं। वो एक्चुअली बहुत बौद्ध धर्म को पराजित करना चाहते थे कुमारिल भट्ट, लेकिन बौद्धों की तर्क पद्धति सबसे प्रखर थी उस समय। तो बौद्ध सिद्धांतों को समझने के लिए वो बौद्ध गुरु के पास गए और उससे अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद वहाँ झूठ बोले कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में रहकर मैं बौद्ध धर्म को समझना चाहता हूँ, और झूठ बोलकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वैसे ही जो कर्ण ने परशुराम से प्राप्त की। तो वो जो झूठ था बाद में उसी तर्क पद्धति से कुमारिल भट्ट ने पराजित किया बौद्ध आचार्यों को, और कहा जाता है कि पहली बार शंकराचार्य से पहले कुमारिल भट्ट ने ही वैदिक पताका फहराई थी, नहीं तो बौद्ध धर्म तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था उसमें। तो वो पीड़ा थी, आत्मग्लानि थी, तो वो आत्मदाह करने आए थे। शंकराचार्य पहुंचे और शंकराचार्य ने कहा ऐसे आप आत्मदाह करने, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। शंकराचार्य शास्त्रार्थ करते, उन्होंने कहा कि मैं तो देखो अब आत्मदाह कर रहा हूँ और मेरा एक शिष्य है मंडन मिश्र, तुम उसके पास जाओ और उससे शास्त्रार्थ करना। और बाद में वो गए, तो दोनों की मुलाकातें यहाँ हुई, कुमारिल भट्ट और कुमारिल भट्ट मीमांसा के बड़े जानकार और ये वेदांत के शंकराचार्य। चैतन्य और वल्लभाचार्य की मुलाकातें हुई यहीं पर। कबीर और शेख तकी की मुलाकात यहीं पर। शेख तकी भी एक गुरु थे कबीर के, रामानंद तो थे ही, शेख तकी भी एक तकी भी कबीर के गुरु थे। और शेख तकी यही झूसी में, तब झूसी बड़ा महत्वपूर्ण एक झूसी का कुछ और नाम भी था ना सर? प्रतिष्ठानपुर पुरुरवा, उर्वशी, पहले राजा वही थे पुरुरवा, बाद में उन्हीं की पीढ़ी में आयाती आए। तो प्रतिष्ठानपुर अंतिम राजा वहाँ पर कहा जाता है कि मुगल काल में जो था वो अंतिम राजा, वो उसी पर उन्होंने, वो बहुत अजीब राजा था, और उसी पर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो नाटक लिखा अंधेर नगरी चौपट राजा। वो चौपट राजा वही था। अच्छा, उसका नाम गढ़बोंग था। चौपट राजा भी प्रयागराज के ही। हाँ, यही झूसी का था ये तो उसी पर उन्होंने वो लिखा। तो वो अंतिम राजा था। तो झूसी उस समय बहुत महत्वपूर्ण नगर था, प्रयाग नगर नहीं था। प्रयाग धार्मिक स्थान था, गंगा जमुना के संगम के कारण, अक्षय वट और पातालपुरी का। तो ये बहुत पहले से मिलन स्थल था, नदियों का भी, साहित्य का भी और संस्कृतियों का। तो सारे पूरे देश से जो हिंदी साहित्य के जो लोग थे वो प्रयाग आना चाहते थे। नरेश मेहता ने तो एक किताब लिखी हम अनिकेतन, और नरेश मेहता ने लिखा है मध्य प्रदेश के थे, बाद में बीएचयू गए पढ़े, और उन्होंने लिखा कि मेरी ख्वाहिश रहती थी कि मैं इलाहाबाद कब पहुंचूं, और वो आए, इलाहाबाद आए, हिंदूगढ़ में रहने लगे। सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बाहर के भी लोग रहे वो इलाहाबाद एक बार जरूर आए। जरूर, इलाहाबाद से ही सारी पत्रिकाएं उसमें निकल, सरस्वती, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, यहीं से निकल रही थी। मर्यादा, अभ्युदय, चांद, महादेवी वर्मा चांद में, और उसके बाद भारत, नंदुलारे वाजपेयी, प्रतीक, अज्ञे जी, और नए पत्ते, निकस, इतनी सारी पत्रिकाएं यहाँ। नई कविता, तो बहुत ही केंद्र था। एक तरह से क्रांतियों का केंद्र भी रहा है, साहित्यिक क्रांतियों का भी केंद्र रहा है प्रयागराज, ये बात। और सर एक प्रश्न मेरा अगला था आपसे कि वर्तमान समय में देखा जाए सर, इंस्टाग्राम रील का जमाना चल रहा है, वीडियोस का जमाना चल रहा है, ऑडियोस का जमाना चल रहा है, और लेखन में अध्ययन का महत्व कितना है? अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल के जमाने में हमको क्या, चैट जीपीटी डाउनलोड किया, हमने उस पर लिखने का सीख लिया, ये सारी चीजें सीखी। लेखनी से भी धीरे धीरे लोग दूर जाने लगे। मोबाइल आने के बाद लेखन से, किताबों से दूर जाने लगे। सर किताबों से दूर जाना, आजकल के युवा अक्सर प्रश्न पूछते हैं, मंचों पर पूछते हैं, और वो शायद हजारों युवाओं की तरफ से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ सर कि लेखन में जो अध्ययन, किताबों का जो अध्ययन था, उसमें जो कमी आई है सर, उसके दूरगामी प्रभाव क्या है और उसमें कमी आने का कारण क्या है?
एक बात तो है, असली चीज है ज्ञान, मुख्य चीज है ज्ञान। अब ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो रही है, तो ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन है समय के साथ बदलते रहे। जैसे पहले ताड़ पत्रों पर लिखते थे, कागज ही नहीं था, ताड़ पत्रों पर लिखते थे, स्याही से लिखते थे। समय बदला, कागज का आविष्कार हो गया, कागज पर लिखने लगे लोग। चाइना वालों ने कागज खोजा था पहले, कागज पर जब लिखने लगे तो कागज के बाद प्रिंटिंग प्रेस आ गई, प्रिंट होने लगी चीजें। अब चीजें प्रिंट होने लगी। लगभग 1550 के आसपास भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने प्रेस स्थापित किया, बम्बई में, गोवा में पहला प्रेस भारत में। और 1476 में इंग्लैंड में प्रेस का आविष्कार हुआ था, पहला प्रेस वहाँ 1476 में ही आ गया था। तो अब ये 15वीं शताब्दी से प्रेस आ गया, 16वीं शताब्दी किताबें धड़ाधड़ छपने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी। पहले मूल किताबें लोगों के पास जा ही नहीं पाती थी, तो अध्ययन क्या करते? रामायण का अध्ययन नहीं कर पाते थे, महाभारत का अध्ययन नहीं कर पाते, अन्य चीजों का क्या? जो पढ़े लिखे लोग बताते वही सही था। अब तो हर घर में महाभारत रामायण, हर आदमी, गीता हर आदमी पढ़ सकता है, हर आदमी यूट्यूब खोल रहा है। हाँ, तो ये साधन बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं, तकनीक का महत्व। तो जैसा समय के साथ तकनीक बदलती है, आज समय को पहचानना बहुत जरूरी है और समय के हिसाब से तकनीक को पकड़ना भी जरूरी है। सही बात। तो आज की तकनीक क्या है? मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में दोनों तरह की चीजें। एक चीज बचपन में हम लोग लेख, ऐसे निबंध लिखते थे कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। तो अंत में निष्कर्ष लिखा जाता, तो यही लिखा जाता, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। यह निर्भर करता है कि वह व्यक्ति विज्ञान को कैसे अपनाता है। सही बात। तकनीक को हम कैसे अपनाते हैं, ये महत्वपूर्ण। मोबाइल में बहुत ताकत है। मोबाइल पर ऐसी चीजें हैं कि पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आजकल वो आगे ऑडिबल सुन सकते हैं, पूरा उपन्यास सुन सकते हैं, कुकू एफएम और ये, और एक पढ़ने वाला जो सॉफ्टवेयर है किंडल पर पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं। मैंने तो अपने मोबाइल में बहुत सारे पुराने ग्रंथ लोड किए हुए हैं, उसी को पढ़ लेता हूँ बहुत सारी चीजें। तो इस तकनीक को समझना बहुत जरूरी है, और जो इसको समझ लेगा इसका लाभ ले लेगा, और जो नहीं समझेगा इसमें बहुत सारी गलत चीजें भी हो सकती हैं। मतलब कि जो लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल आने से अध्ययन कम हुआ है, उनके लिए यह बात सही है कि मोबाइल आने से अध्ययन कम नहीं हुआ है। आप तकनीकियों को अपनाइए और उनका सही प्रयोग करिए, तो अध्ययन में कोई कमी नहीं। आप सुनेंगे भी तो समझ लेंगे, आप पढ़ेंगे भी तो। मुझे एक जगह बोलना था, और अभी 100 साल पूरे हुए हैं करबला और रंगभूमि उपन्यास मैं पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं उस पे लगा दिया ऑडिबल पर और लोड करके लगाया, और पूरा रंगभूमि में एक घंटे मैं उसको सुन गया पूरा, और पूरा ताजा हो गया एकदम, पूरी चीजें याद पूरा आ गया। तो प्रेमचंद के सारे उपन्यास हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पूरा। सही बात। ऑडिबल हम अगर गाड़ी में चल रहे हैं और सुनते हुए चल रहे हैं, तो रोज जो है वो सुनते ही तो आपका अध्ययन भी पुष्ट हो जा रहा है, और सुनने से और आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं। ये तकनीक बुरी नहीं, हम कैसे अपनाते हैं, उसका प्रयोग अच्छा है बुरा। बहुत अच्छी बात रही है सर। मैं एक और चीज, क्योंकि आपका हिंदुस्तानी एकेडमी से बहुत गहरा नाता रहा है, आप 8 वर्षों तक आपने संपादन किया है, एकेडमी की कई पुस्तकों की रचना करी है आपने। सर, एकेडमी के कुछ इतिहास के बारे में, और एकेडमी किस उद्देश्य से एकेडमी आई थी, किस उद्देश्य से एकेडमी की स्थापना हुई थी, क्या कारण थे, और एकेडमी को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में किन किन साहित्यकारों का योगदान रहा है, कुछ साहित्यकारों के विषय में आप बताएं। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना जब की गई 1927 में स्थापना होती है इसकी, तो कुछ साहित्यकार थे जिनको लगता था कि एक संस्था होनी चाहिए जो साहित्य को विकसित करे, उसका संवर्धन करे, विकास करे, विद्वानों को पुरस्कृत करे, सेमिनारों का आयोजन करे, किताबों का प्रकाशन करे। इस तरह की योजनाएं एक सरकारी संस्था होनी चाहिए। तो प्रस्ताव यही आ रहा था कि
दो लोग थे, एक विधानसभा उस समय थी, उसके मेंबर, ब्रिटिश जमाना था, यज्ञ नारायण उपाध्याय और हाफिज हिदायत हुसैन। इन दो लोगों ने पहल किया। बाद में सरकार ने उनके महत्व को समझा और सरकार ने, उस समय शिक्षा मंत्री थे राय राजेश्वर बली, उन्होंने इसको स्थापित कराया। राज्यपाल ने उद्घाटन किया, संस्था बनी। और इसके पहले जो सचिव थे वो थे ताराचंद, डॉक्टर ताराचंद, बड़े इतिहास का। पहले जो अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू, जिनके नाम पे हॉस्पिटल वगैरह है। हाँ, तेज बहादुर सप्रू। ऐसे लोगों को रखा गया। उसी परंपरा में बाद में बड़े साहित्यकार एकेडमी हुए। पहली जो काउंसिल थी एकेडमी की, उसमें काउंसिल के मेंबर कौन कौन है उसी से महत्व समझ। प्रेमचंद, क्या बात, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, ये पहली काउंसिल के मेंबर, बड़ी बात। और बाद में नामवर सिंह तक इससे जुड़े, निराला पंत, महादेवी तो उपाध्यक्ष भी रही, वीरेंद्र वर्मा इसके सचिव रहे। तो बड़े बड़े साहित्यकार पूरे देश के साथ इससे जुड़े रहे। इतने आयोजन होते थे, बड़े पैमाने पर आयोजन होते थे। तो एकेडमी का महत्व ये है कि एकेडमी जितने भी देश के हिंदी के और उर्दू के, पहले तो उर्दू की 1959 के बाद ये हिंदी पर ही ज्यादा केंद्रित हो गई, उसके पहले उर्दू भी चलता था। तो देश भर के विद्वानों को बुलाना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेमिनार करना, महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किताब नाथ संप्रदाय, यही सब बड़े ऐसे लोग जो है आते जाते थे एकेडमी से जुड़े हुए। अब इधर भी एकेडमी से साहित्यकारों की दूरी बन गई। उसके पीछे जो भी कारण हो, सरकारी उदासीनता भी एक कारण हो सकता है कि सरकार साहित्य और संस्कृति के प्रति थोड़ा उदासीन है। ये भी बड़ा कारण है कि सर सरकार की पहले खोजा जाता था। हाँ, एकेडमी खोजती थी कौन कौन साहित्यकार हैं, कौन कौन, और दूसरी कसौटियों में गिरावट आ गई, कसौटी भी कड़ी होनी। हाँ, क्राइटेरिया जो एकेडमी की थी वो क्राइटेरिया बहुत ऊंची थी। वैसा नहीं कि कोई भी साहित्यकार आ जा रहा है, कोई भी साहित्यकार खुद को कह दे रहा है। और सर यही एक साहित्यकार ही हो ना जिसमें कोई कसौटी नहीं बनाई गई, कोई भी व्यक्ति आता है खुद को कभी कह देता है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात। तो पहले कसौटियां बनाई जाती और उसके पीछे साहित्यिक ऊंचा मंतव्य होता था, उसका उद्देश्य बड़ा होता था, तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता था। अब वो सब परिपाटी पीछे छूट गई। अब एकेडमी जो है उस ढर्रे पर काम करती है कि जो एकेडमी के साथ जुड़ा है बस वही साहित्यकार है, बाकी सब ये ठीक नहीं। बहुत अच्छा सर। और सर अभी वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी साहित्य की सेवा के लिए सम्मान दिया गया। सर वो कौन सी पुस्तक थी, कौन सी किताब थी जिस पर आपको सम्मान मिला, और उस सम्मान के क्या मायने हैं आपके लिए, आपके जीवन? उत्तर प्रदेश सरकार से 3 सम्मान मिले थे मुझे। एक किताब, मैंने भाषा विज्ञान पर काम किया, 6 किताबें मेरी भाषा विज्ञान पर, क्योंकि भाषा विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते मैंने लिखना भी शुरू किया। तो भारतीय आर्य भाषा हिंदी एक किताब, उस पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा सम्मान मिला। क्या बात। दूसरी किताब भाषा रचना और आलोचना, उस पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान मिला। और एक कविता की किताब मेरी है जो मैं इतिहास की जेब में, उस किताब पर नरेश मेहता सम्मान मिला। क्या बात है, बड़े गर्व की बात है। तो इस तरह के सम्मान, तीन सम्मान मिले। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय और सर इन सम्मानों से जिम्मेदारियां और जिम्मेदारी पर सम्मान का मतलब है हमारा व्यक्ति का सम्मान, कृतित्व का। आपके कृतित्व को अगर संस्थाएं रेखांकित कर तो आप और सजग बने और जागरूक बने और अपने कृतित्व में और निखार लें और ये जिम्मेदारी बेहतर।
सर वर्तमान समय में आप सरस्वती पत्रिका का इस्तेमाल आचार्य महाप्रसाद याद रहे हैं। सरस्वती पत्रिका एक समय बहुत ज़्यादा नाम था, पूरे देश में उनका नाम था, फिर बीच में बंद कई वर्षों तक नहीं चली। वर्तमान में आप उसके संपादक हैं। तो सर आज के परिदृश्य में और इससे पहले के परिदृश्य में सरस्वती पत्रिका का महत्व क्या हो सकता था? क्या क्या था और क्या आज के समय में है? इस पर थोड़ा-सा खुलासा करें। और मेरा ऐसा मानना है हर पत्रिका और हर आंदोलन एक पीरियड, तो उस पीरियड की वो पत्रिका का अवदान पड़ा। महावीर प्रसाद की 18 साल तक इस संपादक जो 1903 से 1920 वह धीरे-धीरे कर इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी कहानियों में हिंदी की आधुनिक कहानियों का सूत्रपात सरस्वती पर, ठीक है। और कहा जाता है इंदुमती वही कहा जाता प्लेट की जो है जुलाई बात उसने कहा था प्रेमचंद की काम 100 पर ये सब इसी पत्रिका में। तो आधुनिक कहानियों का सूत्रपात जो वह दौर के बाद बहुत सारे संपादक हैं, लेकिन वो जो दौर था जब वो कारण होता कि बाद में अनेक पत्रिकाएं और प्रकाशित करने लगी, जैसे इलाहाबाद की सन 50 के बाद की नए पत्ते निकल नई कविता इस तरह की आज भी इलाहाबाद में प्रयागराज में अगर देखिए तो 6-7 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकल रही हैं इस समय। इस शहर में 6-7 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो इस दौर में सरस्वती का निकलना है महत्वपूर्ण, लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय जिस सरस्वती पत्रिका ने आंदोलनों का सूत्रपात किया, निराला को नहीं छापा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला को, जयशंकर प्रसाद की कहानियां नहीं छापी। बड़े अक्खड़ संपादक थे। केवल निराला भी छपे तब सरस्वती में, जब द्विवेदी जी वहां से अवकाश ले लिए, तब 1920 के बाद छपे हैं। पंत भी बाद में छपे, उसके पहले नहीं छपते थे लोग। तो उनका एक दृष्टिकोण था। दो काम उन्होंने सरस्वती के माध्यम से, एक तो हिंदी भाषा को एक स्थिर स्वरूप देना, क्योंकि तब हिंदी के अलग अलग स्वरूप थे। कोई पत्रिका कलकत्ता से निकल रही है, उसमें हिंदी की कुछ और व्याकरण चल रहा है। कोई आगरा की तरफ पत्रिका है, उसका अलग स्वरूप है, कोई अलग है। इन्होंने स्वरूप स्थिर किया। भाषा पर बहुत सारे लेख लिखे, कैसी होनी चाहिए हमारी भाषा, तो एक स्वरूप को स्थिर करने का काम। और दूसरा कैसे लिखना है। मैथिली शरण गुप्त तो उनके शिष्य बन गए। कैसे लिखना चाहिए कवियों को। द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा कि उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक, उर्मिला पर नहीं लिखते हैं कवि लोग। तो उसको जो है मैथिली शरण जी ने समझा और साकेत लिखा। साकेत में उर्मिला जी का, उर्मिला जी उन्होंने कहा कि एक लेख लिखा कि इनको एक सुझाव दिया कि भाई अगर आपको कविता करनी है, गुप्त जी को कहा कि कविता करनी है तो मुसद्दस पढ़िए हाली का। तो हाली का मुसद्दस जब पढ़ा गुप्त जी ने, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये भारत भारती, मुसद्दस में भी वही है, अतीत वर्तमान और भविष्य। भारत भारती में भी वही है, भारत का अतीत गौरव, वर्तमान और भविष्य कैसा होगा, उससे प्रभावित होकर तो वो दिशा भी देते थे।
नए रचनाकारों को, नए कवियों को। तो हम लोग तो, मैं तो उनको मानक मानता हूँ और उनके ही मार्गदर्शन में ही जो स्वरूप उन्होंने गढ़ा था पत्रिका का, वही स्वरूप हम भी चला रहे हैं वही। मतलब ये है कि सर आने वाले समय में सरस्वती पत्रिका भी उसी तरह से आगे बढ़ रही है हाँ। और आपके नेतृत्व में है तो निसंदेह आगे बढ़ेगी सर। एक और जरूरी प्रश्न था, क्योंकि सर आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आपने कार्य किया है, आप प्रशासन के साथ भी रहे सर। और एक बड़ी बात कही जाती है कि कवि जो है, लेखक जो है, वो नौकरी के दौरान बड़ा परेशान होता है और आप नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली आपने और वो परेशानी आपके साथ भी रही सर। और ऐसा इतिहास में भी कई कवियों के साथ देखा जाता है कि वो उनका तालमेल नौकरी के साथ नहीं बन पाया। कविता स्वतंत्रता मांगती है, कहानियाँ स्वतंत्रता मांगती हैं, विचारों की स्वतंत्रता बंद करने। सर अपने बारे में बताइए कि आप नौकरी करते थे, तो क्या मन में आया कि छोड़ देते नौकरी, अब लेखनी की ओर जाते? ऐसा है, देखिए, कोई भी सरकारी सेवा तो एक पिंजड़ा है, सोने का पिंजड़ा है। हाँ, उसमें सोने की कटोरी है, चांदी की कटोरी है, हाँ, उसमें 56 प्रकार के पकवान हैं, हाँ, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन उड़ान नहीं होती। क्या बात है। आपके पंख नहीं खुल पाए। हाँ, कर्मचारी आचरण नियमावली का जो घेरा है हाँ, वो आपको सीमित कर देता है। हम्म, तो मैं भी महसूस किया, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ कि जो महसूस किया। बहुत इसके लोगों ने पहले महसूस किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो इस्तीफा दी, हाँ, प्रेमचंद ने 20 साल की नौकरी करके छोड़ दिया, इस्तीफा दिया। नरेश मेहता तो 2 ही साल में सरकारी नौकरी थी उनकी, रेडियो में छोड़ दिए उसको, नागपुर गए, नागपुर ट्रांसफर हुआ, छोड़ के चले आए। शरद चंद्र 10 साल सेवा किए, छोड़ दिए। तो साहित्यकार या कलाकार किसी बंदिश में नहीं रह सकता। नहीं रह सकते। अगर बंदिश में है तो वो तुलसीदास तो नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ तो अपने साथ गलत कर रहा है, हाँ, ऐसा गलत कर रहा है। कुछ गलत कर रहा है। और कहीं न कहीं ये ठीक है, रीतकाल के कवियों ने दरबार में, लेकिन वो नौकरी नहीं करते थे। दरबारी कवि थे कि हाँ, दरबारी कवि थे, दरबार में जाते थे, कुछ कविताएं कसीदा पढ़ देते थे, लेकिन रहते थे स्वतंत्र, स्वतंत्र ही रहते थे। स्वतंत्र रहते थे। वो नौकरी नहीं करते थे कि नियमित नौकरी है। तो रचनाकार या कलाकार कोई भी होगा, अगर उसको आज़ादी नहीं मिलेगी तो वो बड़ा लेखन नहीं कर पाएगा। लेकिन सर अक्सर लोग कहते हैं कि पहले नौकरी पा लो और उसके बाद लिखते रहना, कविता तो हमेशा चलती रहेगी, कहानियां हमें लिखने में कौन रोक रहा है तुम्हें, ऐसा अक्सर सर लोग कहते हैं। मतलब ये पूरा समाज जो अपना समाज का तंत्र है वो अक्सर ये बात कहता है कि नौकरी पा लो, लिखना पढ़ना तो कहाँ छूट रहा है। असल बात, हमारी सोच कहाँ से आती है? समाज से आती है। समाज से आती है। तो समाज जैसा सोचता है वैसा ही होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी रविन्द्रनाथ को और उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर को लंदन भेजे थे कि ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे। तो और घर में भी इस ढंग की व्यवस्था किए थे कि सब अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी। मकसद क्या था कि ICS बन जाए। सबसे बड़ी परीक्षा उस समय की ICS बन जाएंगे। उस समय का भी पिता ऐसे ही सोचता था, उस समय का समाज भी ऐसे ही सोचता था कि ICS बन जाएंगे। रविन्द्रनाथ के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर तो ICS बन गए, भारत के पहले ICS थे वो। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने, रविन्द्रनाथ ने नहीं उसको विराट किया। रविन्द्रनाथ तो कक्षा 7 के बाद वो स्कूल ही नहीं गए, पढ़ाई नहीं की। और एक बात कही जाती है कि जितनी डिग्री आदमी लेता जाता है उतना ही मौलिक रचनाओं से दूर होता है। और जितने बड़े रचनाकार हैं, मौलिक डिग्री वाले तो प्रोफेसर भले बन जाएंगे, आलोचक भले बन जाएंगे, मौलिक रचना नहीं कर पाते। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी आपने बात कही। मौलिक रचना करने के लिए स्वतंत्र चिंतन चाहिए। बंधी हुई कोई लकीर में हम जाकर हम मौलिक चिंतन नहीं कर पाते। इसीलिए बड़े रचनाकार कभी उसके पीछे नहीं भागे। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं भागे। और आज हिंदुस्तान का, भारत का जो साहित्य का एक प्रतिनिधि कभी चुनना पड़े रचनाकार, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो ये बात आज समाज अगर कह रहा है कि पहले नौकरी पालो, तो समाज की सोच तो यही। और उसका एक तो कारण ये है कि यह आर्थिक युग है, बाजार का युग है, समय भी काफी बदला है। समय भी बदला है, पहले वाला समय भी नहीं था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों के पास तो घर की बड़ी पूंजी थी। भारतेंदु के पास तो इतनी पूंजी थी कि
भारतेंदु कहा जाता है कि उनके पूर्वजों के पास इतना धन था कि वो चाहते तो बंगाल खरीद लेते पूरा, इतनी बड़ी बात इतना, और उन्होंने सब लुटा दिया, बाद में कर्जदार हो गए, है। सब साहित्य के नाम पर लुटा दिया। क्या बात। एक तरफ नौकरी वाले पैसा कमाने के लिए जीवन जी रहे थे और वो पूरा लुटा रहे जो है थे, लुटा रहे थे पूरा, बाद में कर्जदार हो गए। और तो साहित्यकार तो बहुत उबड़ खाबड़ होता है, हाँ, वो जो मौलिक रचनाकार है उबड़ समाज अगर- के हिसाब से तो वो कभी नहीं नहीं, फिट बैठ नहीं, वो उबड़ खाबड़ अगर है, क्रांति चेतना उसके अंदर होती है, सकते। और क्रांति चेतना की गर्मी से वो जो है जीवन जीता है। जीवन जीता निराला अगर नौकरी पाली होते तो निराला 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 ना ना होते। क्या बात है सर। और सर एक प्रश्न था मेरा कि सर आने वाले 2 महीनों में, हालांकि झलक तो आ ही गई है, लेकिन आने वाले 2 महीनों में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सर प्रयागराज के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं आप, पूरा देश आपको जानता है सर। तो सर आपको क्या ऐसा आपके मन में विचार आता है कि साहित्य कुंभ, ऐसा साहित्य का क्या प्रयागराज में हो जिससे साहित्य कुछ परिवर्तन आए, कुछ साहित्य पे भी, जैसे मैं देख रहा हूँ पेपर में एक दिन निकला भी था कि नेत्र कुंभ आयोजित हुआ जिसमें जिनके सबकी आंखों का इलाज हुआ। तो क्या ऐसा हम लोग महाकुंभ में नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई योजना नहीं हो सकती जिसपे साहित्य कुंभ देखिए, के नाम पर कुछ किया जाए? शिवम, लोग इस मर्म को कम समझते हैं। प्रयागराज वह धरती है जहाँ कहा गया कि ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया, यज्ञ किया। इसीलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा, प्रकृष्ट यज्ञ। तो ब्रह्मा ने यज्ञ क्यों किया था? किताब के लिए, पुस्तक के लिए यज्ञ किया था। कैसे किया था? कि जो असुर था, शंखासुर नाम था, हयग्रीव नाम था उसका, उसने चारों वेदों को चुरा ले गया था। और वेद पहले स्वर्ग में थे, धरती पर नहीं थे, स्वर्ग में रचना हुई और स्वर्ग में ही थे। वहां से वो असुर चुरा ले गया पाताल में। विष्णु ने पहला अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार, और जाकर शंखासुर को, हयग्रीव को मारा। बड़ी रोचक कथा है उसकी। हयग्रीव का अवतार भी धारण करना पड़ा, घोड़े का मुंह विष्णु को, और मत्स्य अवतार के रूप में 2 कथाएं मिलती हैं। उसको मारा और चारों वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी धरती पर आए वेदों को लेकर, और कहाँ रखा? प्रयाग में रखा। बताइए। धरती पर वो 4 किताबें जो है उतरी हैं, और वो जगह कहाँ है? प्रयाग। यानी कि ये किताबों की जमीन है, क्या क्या बात। किताबों की धरती है, साहित्य की धरती है। साहित्य की सबसे पहली किताबें, कविता की सबसे पहली किताब किताबें प्रयाग में रही। प्रयाग में रखी गई। क्या वो चारों वेद हैं। चारों वेद हमारी बड़ी बात आप कह रहे कविता हैं। है। और उन कविता के लिए जब वो पुनः प्राप्त हो गई, कविता जो गुम हो गई थी, पुनः प्राप्त हो गई कविता, तो उसके लिए उन्होंने अश्वमेघ 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। नागवासुकी के पीछे स्थान है दशाश्वमेघ घाट, वहीं पर जो है वो, और जिसके लिए ये प्रयाग बना, हाँ, साहित्य के लिए, कविता के लिए, हाँ, 4 वेदों के लिए। आज सारा कुंभ में सब कुछ हो रहा है निर्माण, हाँ, सब भौतिक निर्माण दिख रहा है, हाँ, सही। सारी चीजें हैं, लेकिन एक कविता गुम है, गुम है। साहित्य गुम साहित्य है। गुम। और जिसके लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, हाँ। वही मूल जो अभिष्ट है वही गुम। वही गुम है सर। वही मेरे मन में भी विचार था, और मुझे लग रहा था कि आपके मन में विचार पहले से होगा। हाँ। ये सर। और सर एक प्रश्न अक्सर मन में गूंजता है, आज के समय में साहित्य को समझने वाले लोग मोबाइल पर हैं सर। मोबाइल पर, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि मोबाइल तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं कविताओं से, लेकिन सर जो सीरियस कविताएं हैं, वो कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा एक तरफ है, और एक तरफ कविता की वो परंपरा जिसमें आप लोग लिखते हो। सर मैं अपने दर्शकों को, आप सबको बताना चाहूँगा कि सर की 8 कविता की किताबें छप चुकी है। आप 8 कविता संग्रह आपका छप चुका है। तो सबसे पहले तो इस बारे में आप कुछ हमें बताएं, कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाएं, और सर ऐसी कुछ पंक्तियां जिससे इनको एकदम आत्मबल, आत्मसंबल आ जाए। तो सर ऐसी पंक्तियां। मूलतः तो मैं कवि ही, हाँ, मूल रूप से मैं कवि ही हूँ, और कविताएं लिखता हूँ क्योंकि कविताएं मुझे सुकून देती हैं। हाँ, गद्य तो
कहा जाता है कि गद्य के लिए एक विज्ञान की भाषा चाहिए, वैज्ञानिक भाषा चाहिए, हाँ, हाँ। लेकिन कविता के लिए दिल की भाषा चाहिए। दिल की भाषा। वो भाषा और कविता हमारे अंदर की भी यात्रा है। तो बाहर की यात्राएं तो हम लोग बहुत कर लेते हैं, बाहर जीवन जी लेते हैं, लेकिन अंदर की जो यात्रा है और हाँ। अपने अंतर मन को स्पर्श करने के लिए कविता हमें संतुलन सिखा देती है। हाँ, हाँ। तो कविता लिखने से क्या है कि इसको मैं साहित्य योग कहता हूँ। हाँ। शुक्ल जी ने इसको भाव योग कहा, भाव दशा कहा। मैं साहित्य योग कहता हूँ कि ये साहित्य जो है हमें बैलेंस करना, मन और शरीर को कहाँ संतुलन में रखना है, हाँ, हाँ। वो सिखा देता है सिखा देता है। और उस स्थान पर रखता है, कहीं भटकने नहीं देता। तो मूलतः तो मैं कवि हूँ। हाँ, हाँ। और मैं कविताएं लिखता रहता हूँ, हाँ। हमेशा लिखता रहता सर हूँ। आप तो ये भी बताते हैं कि मैं टहलने जाता हूँ, हाँ तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में अगर कोई पंक्ति आती है तो उसको लिख हाँ, लेता हूँ। अकेले टहल रहा हूँ, कोई बात आएगी, कोई विचार आ गया तो हाँ। मैं उस समय जो है अपने मोबाइल में ही आवाज़ से नोट कर रिकॉर्ड कर देता हूँ और बाद में उसको जो है कर लेता हूँ। तो कविता सुकून देती है। सुकून भी देती है और कविता क्या है कि वो एब्स्ट्रैक्ट विचार है, सूक्ष्म विचार है। जैसे कोई हम लोग सामान्य बोलचाल की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा से अलग एक भाषा होती है, बड़ी सूक्ष्म भाषा होती है, वो कविता में आती है। क्या बात। और कविता में इसीलिए अंग्रेजी का एक कवि है पीवी शेली, वो उसने एक किताब लिखी इन डिफेंस ऑफ पोएट्री। इन डिफेंस ऑफ पोएट्री। हाँ, इन डिफेंस ऑफ पोएट्री। उसमें वो लिखता है कि जिस समय दुनिया में संविधान नहीं था, तो कविता की किताबों ने ही यह बताया कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनना है। क्या बात। कविता की किताबों ने ही बताया कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, असत क्या है, पाप क्या है, पुण्य पुण्य क्या क्या है। है। ये कविता की किताबों ने ही बताया। और उसने अंत में कहा कि ये सारे कवि, जितने प्रोफेट हैं, हाँ, हाँ। सब कवि हैं, जितने क्या पैगंबर हैं, सब कवि। सब कवि हैं। क्या बात। जो वो जितनी पुरानी किताबें हैं, सब कविता की किताबें हैं। और अंतिम लाइन में वो कहता है कि कवि, दुनिया के जो कवि हैं, वो अघोषित सांसद। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बात। अघोषित सांसद, अघोषित सांसद। मतलब वो नीति बनाते हैं, समाज उस पर चलता है, जो वो दिशा देते हैं, वो समाज उसको ग्रहण कर लेता है। संविधान की शुष्क भाषा को समाज नहीं समझ सकता, कविता की शुष्क भाषा को जो दिल को छूती है, उसको छू लेता है। तो वो कविता हमें ये मनुष्यता की भाषा है। कविता मनुष्य होना सिखाती है। इसलिए कविता, और ये भी कहा जाता है हर व्यक्ति कविता लिख सकता है। ये भी जो है एक प्रतिभा या ईश्वरीय प्रतिभा या दैहिक प्रतिभा या प्राकृतिक प्रतिभा, जो जिसको कोई समझ, तो एक प्रतिभा है जो नैसर्गिक, उसको अपने अभ्यास से आगे बढ़ाना पड़ता है किसी तरह। तो मैं भी लिखता रहता हूँ सब कुछ और हो जाए। और मेरी तो पसंद की कविता है, लेकिन छोटे छोटे मुक्तक, तो इस मुक्तक में मेरा किसी को सीढ़ियां मिलती, किसी को सांप दस्ता, क्या फूलों का, किसी को सीढ़ियां मिलती, किसी को सीढ़ियां मिलती, किसी को सांप दस्ता है, कोई हंसता नहीं हम पर हमेशा वो। क्या कोई है लहरों की तरह, है लहरों की तरह जीवन, कभी ऊपर कभी नीचे। है लहरों की तरह जीवन, कभी ऊपर कभी नीचे, कि अपनी राह में दरिया मगर चुपचाप बहता है। क्या कि अपनी राह में दरिया मगर चुपचाप बहता है। मतलब अपने कर्म पथ पर हमको लगातार चलते रहना। और एक मुक्तक है कि हर तरफ बाजार है, हर तरफ बाजार है, बाजार में हम भी खड़े। हर तरफ बाजार है, बाजार में हम भी खड़े हैं, कीमतें इतरा रही हैं, मूल्य सब औंधे पड़े।
कीमतें जो इतरा रही असली हैं, चीज है वो औंधे पर, औंधे पड़े जो कीमतें इतरा रही हैं मूल्य सब औंधे औंधे पड़े पड़े हैं। हैं। हर तरफ बाजार है, बाजार में हम भी खड़े खड़े हैं। हैं। कीमतें इतरा रही हैं, मूल्य सब औंधे औंधे पड़े पड़े हैं। हैं। बुझ गई उसकी लुकाठी, घर सभी आबाद है। आहा, बुझ गई उसकी लुकाठी, घर घर सभी सभी आबाद हैं। कबीर के कद से अचानक हो गए पुतले बड़े। आहा, क्या कबीर बात के है। कद से अचानक हो गए हो पुतले गए बड़े। पुतले बड़े। क्या बात है। तो इसी तरह से है मुक्तक। अद्भुत। कहिए तो एक और सुना। हाँ, एक और सुनाए सर, बिल्कुल सुनाए आप। हाँ, एक मुक्तक है हम्म, कि अपनी झोली को उठाकर हम्म, अलविदा हो जाएगी, हम्म। जिंदगी एक दिन अचानक बेवफा हो जाएगी। आहा, क्या बात है अपनी सर। झोली को उठाकर अलविदा अलविदा हो हो जाएगी, जिंदगी एक दिन अचानक बेवफा बेवफा हो हो जाएगी। जब नदी की प्यास बुझ जाएगी उस दिन आप ही, आहा, जब नदी की प्यास प्यास- बुझ जाएगी उस दिन आप ही, वह नदी खुद में सिमटकर गुमशुदा हो जाएगी। आहा, प्यास नदी की कभी नहीं बुझनी चाहिए। बस। वाह, 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 वाह। और ये सबके लिए है, वो उन युवाओं के लिए भी है जिनको लगता है जीवन में कभी कभी हार मान जाते हैं। तो सर ये पंक्तियां हर उस व्यक्ति के लिए है जिस कभी हार नहीं मानना है। ऐसी पंक्तियां हैं। युवाओं के लिए तो मैंने एक गीत लिखा है, और वो गीत की सारे बंद तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, मैंने मैं भी युवा था तो मैं हाँ, हाँ, कि भले रोक ले राज्य तुम्हारा रथ फिर भी, भले रोक ले भाग्य तुम्हारा पथ फिर भी, जीवन कभी नहीं रुकता है चाहे वक्त ठहर जाए। आहा, जीवन तो कब- पानी जैसा है, ढाल मिली बह जाएगा। रात अंधेरी होगी जितनी सुखद सवेरा आए। आहा, जितनी अंधेरी रात है। कोई सुकरात नहीं मरता है चाहे जहर उतर आए। जीवन कभी नहीं रुकता है चाहे वक्त ठहर जाए। क्या बात है। वक्त ठहरेगा लेकिन जीवन कभी जीवन नहीं। नहीं ठहरेगा। वाह सर, अद्भुत है। और सर हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। तो सर लेखनी और राजनीति, जैसा कि एक प्रसंग हमें आता है कि दिनकर जी ने देश के पहले प्रधानमंत्री को रोका और कहा कि जब जब राजनीति डगमगाती है तब साहित्य उसका हाथ थाम लेता है। सर आज के परिदृश्य में जब बहुत आरोप लगते हैं, मैं कभी सम्मेलनों और अन्य तरह की बातें कर रहा हूँ कि लोगों का आरोप लगता है कि जो लेखनी है वो राजनीतिकरण हो रहा है लेखनी का। वो राजनीति के लिए ज़्यादा, उसका मन राजनीति के प्रति ज़्यादा है कि उसको त्वरित लाभ मिल जाए। एक होता है त्वरित लाभ मिलना, एक होता है युग में लाभ मिलना। जैसे आप नागार्जुन को देखते हैं तो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं, उनका किसी एक व्यक्ति से विद्वेष नहीं है। मुझे लगता है सर, और आप भी इस बात की पुष्टि ही करेंगे कि जो लेखक है वो जनता का, वो किसी का विरोधी नहीं है, वो जनता का पक्षधर है। तो जब आप किसी के पक्षधर होंगे तो किसी न किसी के विरोधी होंगे। तो सर आज के परिदृश्य में जो इस तरह के लेखक हैं जो व्यवस्था के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लिख रहे हैं या विरोध में जो लिख रहे हैं, इन दोनों को कैसा आप देखते हैं? गलत देखते हैं कि सही? मेरा गीत संग्रह है, उसका शीर्षक ही है मैं तुम्हारी दौड़ में शामिल हूँ। हाँ, तो दो पंक्तियां, मैं तुम्हारी दौड़ में शामिल हूँ। वो जो दौड़ है वो अलग दौड़, हाँ, ये दौड़ अलग दौड़। तो उसमें मैंने लिखा कि मैं तुम्हारी दौड़ में शामिल नहीं, मैं तुम्हारी बस की काबिल हूँ। तुम्हारी दौड़ का अंजाम भी मैं जानता हूँ, हाँ, हर छद्म का भवितव्य भी पहचानता हूँ। मैं गुणा या भाग का हासिल नहीं, मैं तुम्हारी दौड़ में शामिल नहीं, मैं तुम्हारी दौड़ में शामिल। सूर तुलसी मीर गालिब का सृजन पथ, अनुकरण कर चल पड़ा लेकर शपथ। मैं नदी की धार हूँ, साहिल नहीं, मैं तुम्हारी दौड़ में शामिल नहीं। क्या बात है, लंबा गीत है। उसमें एक है कि मैं तुम्हारी, तो वो अलग दौड़, वो उसकी दौड़ है, बहुत जल्दी वो जाकर खत्म हो जाता है। और मैंने बहुत देखा है कि इस चकाचौंध के चक्कर में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं समाप्त, लेकिन इसमें तुलसीदास का है उन्होंने फतेहपुर सीकरी के आकर को ठुकरा स्वीकार हो, तभी वो तुलसी बनता है कि हम चाकर रघुवीर के पटौनी को दरबार, तुलसी अब ना हुई नर के क्या मनसबदार, नर के मनसबदार हो गए। तो तुलसी का कौन याद करता? बीरबल को कौन याद करता? बीरबल भी कभी, बीरबल को अकबर ने राज कभी की उपाधि,
मलिकुल शोहरा की उपाधि फैजी को दी गई थी, अबुल फजल के पिता को। तो उसके बड़े भाई फैजी बड़ा भाई था अबुल फजल, इन दोनों का पिता शेख मुबारक। तो फैजी को मलिकुल शोहरा की उपाधि दी गई, बड़ा शायर, राज शायर, और राज कवि की उपाधि बीरबल को दी गई। बीरबल की कविता क्या, चुटकुलेबाजी और तुलसी जंजल में छा, जंजल में छाए पूजे जाए, बड़ी बात है, क्या बताए, पूजी जाए। कैबिनेट में मंत्री हो भी जाते तो तुलसी कौन जाता। सही बात। ये बड़ी प्रतिभाएं कहीं बंदिश के नहीं वो। और सर ये सही बात है कि हमें ये याद नहीं होगा कि 1990 में 1980 में गृह मंत्री कौन होगा, सामान्य जन को याद नहीं होगा, लेकिन रामचरितमानस हर सनातन धर्मी के घर पर होगी। और मैं सनातन धर्मी की केवल बात नहीं कर रहा, हर लिखने पढ़ने वाले लोगों के घर में मिलेगा। और लोगों को तो यही नहीं पता है कि पिछला डीएम कौन था, पिछला कमिश्नर कौन था, और वर्तमान में सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी, मुझे भी नहीं पता है कौन है। मुझे भी नहीं पता है, सामान्य सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है देश का कैबिनेट सेक्रेटरी, और कौन जानता है। कौन जानता है। तो क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए कहा गया है, बहुत अंग्रेजी का किसी विद्वान ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की उम्र 30 साल या 40 साल, कंस्ट्रक्शन की उम्र 100 साल या 200 साल, क्रिएशन की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, क्रिएशन का ये सबको सुनना चाहिए, सर ने बहुत बड़ी बात कही है। और किसी शायर ने भी कहा है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। क्या बात है, खुशबू तो फैल जाती है, खुशबू फैल जाएगी। और सर अंत में आपसे जो हमारे जो दर्शक हैं, खासकर युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग ज़्यादा हमको सुनता है, ज़्यादा हमको समझता है, और क्योंकि सर लेखक, चिंतक, समालोचक, और आपने देखा कि प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं सर को उत्तर प्रदेश सरकार का सम्मान भी मिला है, और निसंदेह आप सब इस आशा में बैठे होंगे कि सर अंत में कोई एक ऐसी बात जरूर बताएंगे, कुछ ऐसा आपको जरूर बताएंगे जिससे आपके जीवन में प्रकाश आए। और विशेष तौर पे जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि सर कुछ बातें बताएं कि वो साहित्यिक क्षेत्र में क्या कैसे करें। क्योंकि मैं युवाओं को, चूँकि बहुत समय मैंने युवाओं में ही दिया था, और कैरियर काउंसलिंग, और 10 साल तो मैंने सिविल सेवा को पढ़ाया ही था। जी। तो बच्चों को मैं जानता हूँ, प्रतिभाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो प्रतिभाओं को खाना पानी खुराक नहीं मिल पाने से वो प्रतिभाएं सूख जाती हैं, या कहीं प्रतिभा गलत दिशा में चली जाती है तो प्रतिभा समाप्त हो जाती है। तो युवा, जो भी युवा हैं, उनके लिए सबसे पहली बात तो मैं यही कहता हूँ कि पहले आंख बंद करके अपने अंदर का जो ट्रेजर है, गोल्डन ट्रेजर, जो छुपा हुआ खजाना है, वो छुपा हुआ खजाना बाहर नहीं है, जबकि हम बाहर खोजते हैं कस्तूरी कुंडल में। तो वो जो छुपा हुआ खजाना है, पहले उसको तलाश करना चाहिए कि मेरे अंदर है क्या, वह कौन सा पैशन है मेरे अंदर छुपा हुआ। पैशन को जिस दिन कोई युवा पहचान लेगा, अपने अंदर के स्वभाव को, अपने अंदर के पैशन को, तो फिर वो पहली चीज़ है कि पहचान लेना। अगर पहचान लिया तो भटकाव फिर कम होता है। भटकाव वहीं होता है जहाँ पर वो पहचान नहीं पाते। और जीवन के दो एस्पेक्ट हैं, हमेशा रहते हैं। एक होता है भौतिक एस्पेक्ट, भौतिक आयाम है जीवन का, और दूसरा है जो है आत्मिक, अपने अंदर के लिए जीना। अंदर के लिए जीने का मतलब है अपने स्वभाव को जीना, अपनी कला को जीना। तो कला क्या छुपी हुई है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो युवाओं को मैं पहला तो यही मैं कहूँगा, क्योंकि हम तो बहुत भटके हैं, बल्कि मैं कहता हूँ अपने को कि हम तो किसी सड़क पर पड़े उस अपाहिज की तरह हम लोग हैं, जो एक्सीडेंट में गिरे हैं और वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सावधान कर रहे हैं वहाँ से गुजरने वालों को कि सावधान, आगे अंधा मोड़ है, कहीं तुम्हारा हश्र वो ना हो जाए जो मेरा हुआ। क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे, अपने पैशन को समझे थे, बहुत देर हो गई थी। उस चीज़ को पहले समझ लेना चाहिए था, और जिन लोगों ने पहले समझ लिया वो, उनकी उड़ान बहुत ऊंचाई तक है सर। तो और एक शेर है किसी बड़े मशहूर शायर का कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों। क्या बात है सर। और सर अभी आपने जस्टिस गुप्त जी की कुछ पंक्तियां मुझे बताई। हाँ, गुप्त जी, न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त जी, वो एक शिशुपाल सिंह शिशु इटावा के बड़े कवि थे। उनकी 4 पंक्तियां अक्सर कहते थे, उनको सुनते सुनते मुझे याद हो गई। जी।
और वो स्वाभिमान को जगाती हैं पंक्तियाँ। और रचनाकार को ये स्वाभिमान लेकर चलना चाहिए। अगर ये स्वाभिमान किसी रचनाकार के पास नहीं है, जिसका मतलब है कि उसकी प्रतिभा पड़ी नहीं। और वो 4 पंक्तियां हैं कि नहीं हूँ किसी का हठीला विरोधी, नहीं हूँ किसी का हठीला विरोधी, किसी का खरीदा हुआ भी नहीं, न बंदी किन्हीं वाद के बंधनों का, जहाँ व्योम स्वच्छंद है मैं वही हूँ। क्या बात, जहाँ व्योम स्वच्छंद है मैं वही हूँ। क्या बात है सर। और पुनः बहुत बहुत आभार सर, आज के इस आप कार्यक्रम में आए। डिजी लोक के माध्यम से आज आपको सब लोग देखेंगे आने वाले चैनल पर हमारे। और साथ ही साथ सर, आपको मैं पूरे परिवार की तरफ से, डिजी लोक का पूरा परिवार जो है, इस मीडिया हाउस का जो पूरा परिवार है, और हम लोग पॉडकास्ट का, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम है और पहले कार्यक्रम में आप आए तो बोनी भी आप ही से हो रही है, और आपसे आशीर्वाद भी चाहेंगे हम लोग कि आगे भी हम लोग इसी तरह से कार्यक्रम को करें। सर पुनः बहुत बहुत आभार आपको आज के इस कार्यक्रम में।